Hello everyone, welcome to Defense Studies. So today is the 7th lecture of your Advanced English series for your upcoming CDS exam. और without wasting much of your time, let's begin the session. और आज के सेशन में आपके you will get around 10 or 11 question of your common error, and also you will get around 10 question of your 10 or 5 question of your filling the blanks and sentence improvement. ठीक है, ये वाला कॉन्सेप्ट भी आज हमने आपके साथ ये डिस्कस करने वाले हैं, राइट क्योंकि सीडीएस एग्जाम में आपको पता है कि सभी चीज़ें आपका इंग्लिश पेपर के अंदर पूछी जाती हैं और मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट यहाँ पे गलती करके आते हैं। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे हम सिर्फ तुक्के नहीं मार के आएंगे, वी विल स्टडी द कॉन्सेप्ट बिहाइंड दैट। क्या कॉन्सेप्ट है, किस तरह से आपको अप्रोच करना है आंसर की तरफ, क्या क्या चीज़ें, अगर आपको लग रहा है कि ये आंसर सही है तो ये पता होना चाहिए, उसके पीछे रीज़न पता होना चाहिए कि ये सही क्यों है। अगर आपको लग रहा है कि क्वेश्चन ये पर्टिकुलर ऑप्शन गलत है तो आपके पास रीज़न होनी चाहिए, आपके पास लॉजिक होना चाहिए, आपके पास कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि ये पर्टिकुलर क्वेश्चन गलत है। ठीक है, उसको गलत बताने के लिए, राइट। सो लेट्स बिगिन। पहला क्वेश्चन है स्पॉटिंग एरर का। द लॉयर टोल्ड हिज क्लाइंट दैट ही वुड रिप्रेजेंट हिम ओनली इफ ही पेज अप हिज फी। देखिए, ये जो पीडीएफ मैंने आपको पहले ही दे दी थी टेलीग्राम चैनल पे कल, और आज हम इसका सॉल्यूशन कर रहे हैं। और जिन सभी लोगों ने ये पर्टिकुलर क्वेश्चन को अटेम्प्ट किए हैं, प्लीज़ मेंशन योर स्कोर इन द कमेंट बॉक्स, राइट। तो पहले देखिए, अगर जो नए जो स्टूडेंट है इसको अभी देख रहे हैं, ये अभी के अभी भी आप इसको पर्टिकुलर अटेम्प्ट कर सकते हैं। यू कैन पोस्ट डाउन द वीडियो, मार्क योर आंसर, ठीक है, और उसके बाद टैली करना जो मैं आपके साथ आंसर शेयर करूँगा, राइट। सो देखिए, द लॉयर टोल्ड हिज क्लाइंट, ये क्या है आपकी मेन क्लोज। ठीक है, मेन क्लोज क्या होती है, जिसके सामने सबऑर्डिनेट या फिर कोई कंजंक्शन नहीं लगा होता, वो मेन क्लोज होती है, राइट। अब देखिए दैट कंजंक्शन के बाद आपकी क्या है, सबऑर्डिनेट क्लोज। ही वुड रिप्रेजेंट हिम, ये भी आपकी सबऑर्डिनेट क्लोज होगी। एक मेन क्लोज है जो कि आपकी टोल्ड यहाँ पे देखेंगे पास्ट में है, उसके बाद वुड का यूज हुआ तो ये भी आपका पास्ट के अंदर हो गया। अब ये जो ओनली इफ जो क्लोज है, कोऑर्डिनेट क्लोज है, ही पेज अप हिज फी, ये प्रेजेंट में नहीं हो सकती। अगर आपकी मेन क्लोज पास्ट में है तो आपको सबऑर्डिनेट क्लोज या फिर कोऑर्डिनेट क्लोज पास्ट में ही लिखनी पड़ेगी, तो पेज अप नहीं होगा, पेड अप होगा, राइट। सो आंसर वुड बी पेड अप हिज फी। नेक्स्ट इज ही सिंग्स नॉट ओनली वेस्टर्न म्यूजिक बट क्लासिक एज वेल। देखिए कॉन्सेप्ट क्या है, कंजंक्शन से है, कंजंक्शन वाला चैप्टर जो है आपका, वहाँ से क्वेश्चन पूछा है। और आपने पढ़ा होगा जो कंजंक्शन के अंदर कोरिलेटिव कंजंक्शन नाम की कोई चीज़ होती है, जिसके अंदर ऐसे पेयर, कंजंक्शन के ऐसे पेयर जो एक साथ कोरिलेट करते हैं। ठीक है, जैसे नॉट ओनली बट आल्सो, ठीक है, सो दैट, टू और टू, ये सभी क्या हैं, कोरिलेटिव कंजंक्शंस। ये सभी इकट्ठे ही आते हैं। ये क्या आते हैं, इनमें क्या होता है, ये चीज़ें, ये जो कंजंक्शंस हैं, ये सेम रैंक ऑफ स्ट्रक्चर्स को कनेक्ट करते हैं, राइट। अब इसमें देखिए नॉट ओनली के बाद क्या लिखा है, वेस्टर्न म्यूजिक, जो कि एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब देखिए बट के बाद क्या लिखा है, क्लासिक, लेकिन बट आल्सो होता है, तो आपको ये करेक्शन करनी पड़ेगी। या तो आप क्या कर सकते हैं, बट आल्सो क्लासिक और एज वेल को क्या करना पड़ेगा, आपको ड्रॉप करना पड़ेगा, ठीक है। एक ये तरीका इसको ठीक करने का। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, बट क्लासिक आल्सो, आप इसको क्लासिक के बाद भी आल्सो लिख सकते हैं, ठीक है। तो दोनों तरीके से आप इसको ठीक कर सकते हैं, लेकिन मोस्ट अप्रोप्रिएट क्या होगा, बट आल्सो को आप एक साथ लिखिएगा। सो नेक्स्ट इज शी sang एंड डांस्ड वेरी वेल isn't इट। आपका कॉन्सेप्ट क्या है, ये इसमें कौन सा क्वेश्चन है आपका, ये कौन से कॉन्सेप्ट का है, क्वेश्चन टैग के क्वेश्चन का है, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन टैग में बहुत सारे रूल आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ईजी कॉन्सेप्ट है क्वेश्चन टैग। अब पहले इस क्वेश्चन को करेक्ट करने से पहले मैं एक रूल बता दूं आपको। आप क्वेश्चन टैग जब भी लिखते हैं, जैसे मानिए आपका एक क्वेश्चन टैग है, इस क्वेश्चन टैग के अंदर आपको एक प्रोनाउन यूज़ करना पड़ता है, प्लस में आपको एक हेल्पिंग वर्ब यूज़ करनी पड़ती है। अगर आपकी जो स्टेटमेंट है, अगर वो स्टेटमेंट आपकी पॉजिटिव है तो आपको क्वेश्चन टैग नेगेटिव बनाना पड़ेगा कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में। अगर यहाँ पे स्टेटमेंट आपकी नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग आपको पॉजिटिव बनाना पड़ेगा, ठीक है। ये चीज़ें याद रखनी है। अब प्रोनाउन यहाँ पे लिखना किसका है, अगर क्वेश्चन टैग में कोई प्रोनाउन लिखेंगे तो आपको मेन स्टेटमेंट जो है वहाँ से प्रोनाउन उठाना पड़ेगा। यहाँ से दिख रहा है आपको शी। अब देखिए हेल्पिंग वर्ब भी आपको मेन वर्ब की लेनी पड़ेगी, सैंग। यहाँ पे कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं दिख रही है आपको, सैंग यहाँ पे मेन वर्ब है, तो मेन वर्ब है ये। आप इसका टेंस देखिए, टेंस कौन सा है, इंडेफिनिट टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस के हिसाब से कौन सी वर्ब आएगी वो अभी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये इतना पता लगा आपको। तो इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने से पहले दो क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ,
यू मस्ट इन्फॉर्म दैम डैश, यू मस्ट बी द ओनर डैश। क्वेश्चन जो इसके टैग हैं वो फिल कीजिए इसमें। यू मस्ट इन्फॉर्म दैम डैश, यू मस्ट बी द ओनर। पहले वाला जो ऑप्शन है यू मस्ट इन्फॉर्म दैम, ये एक नेसेसिटी है। मस्ट यहाँ पे एक नेसेसिटी है, आपके ऊपर कंपल्शन है, यू मस्ट इन्फॉर्म दैम। दूसरे वाले में क्या है, अजम्पशन, यू मस्ट बी द ओनर। मतलब कोई किराएदार आपको आपसे कोई रूम के लिए मतलब रेंट पे लेने के लिए आया है और उससे आपका इंटरेक्शन होता है, तो वो किराएदार आपको कहता है कि यू मस्ट बी द ओनर, आप ओनर हो सकते हैं, ठीक है। तो एक अजम्पशन है, दैट इज अजम्पशन। तो इसमें आप कौन कौन से क्वेश्चन टैग डालेंगे, पहले में देखिए, पहला जो आपको दिख रहा है यू मस्ट इन्फॉर्म दैम, यहाँ पे आपको मस्ट जो आपको ये दिख रहा है, तो मस्ट को ही आपको यूज करना पड़ेगा एज अ हेल्पिंग वर्ब, राइट। तो मस्ट नॉट यू, अब मस्ट नोट को कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में लिखना पड़ेगा। प्रोनाउन यहाँ पे क्या आ गया, यू, तो इस हिसाब से आपने चेंज कर दिया। दूसरे में देखिए यू मस्ट बी द ओनर, यहाँ पे जो मस्ट है ये नेसेसिटी है, ये क्या है, अजम्पशन है। सेकंड वाले ऑप्शन में अजम्पशन है, फर्स्ट वाले में नेसेसिटी है। तो नेसेसिटी जहाँ पे होती है वहाँ पे आप मस्ट यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जहाँ पे अजम्पशन है वहाँ पे आपको बी के अकॉर्डिंग, ये देखिए ये जो इसकी मेन वर्ब है, मेन वर्ब के अकॉर्डिंग आपको यूज़ करना पड़ेगा, राइट। सो यू मस्ट बी द ओनर, इसके हिसाब से आपको बी किस में चेंज करना पड़ेगा, आर, क्योंकि आपका जो प्रोनाउन है वो यू है, यू के अकॉर्डिंग आर आएगा, ठीक है। वो कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में आपको नेगेटिव कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में लिखना पड़ेगा, आंट यू, राइट। अभी देखिए मैंने यहाँ पे बोला था कि सैंग जो है आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अकॉर्डिंग आपकी डू, डज और डिड, ठीक है। डू की फॉर्म की कौन सी फॉर्म आएगी, डिड, पास्ट इंडेफिनिट, उसके बाद लिखेंगे डिडंट शी, राइट। नेक्स्ट इज व्हेन लर्निंग टू स्विंग वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू डू इज टू रिलैक्स। अब देखिए इसमें आप अपना एरर मार्क कीजिए, राइट, और यू कैन पॉज डाउन द वीडियो एंड मार्क योर आंसर। अब देखिए व्हेन लर्निंग टू स्विम वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू डू इज़ टू रिलैक्स। आप में से काफ़ी लोग सोच रहे होंगे इसमें कि व्हेन की जगह वाइल हम कोट कर सकते हैं, वाइल का यूज़ कर सकते हैं। देखिए व्हेन और वाइल में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, व्हेन में थोड़ा सा एडिशन होती है एक क्वालिटी की ज़्यादा, क्या कि व्हेन ड्यूरेशन के लिए भी यूज़ होता है और पॉइंट ऑफ टाइम के लिए भी यूज़ होता है। तो वाइल क्या किस लिए यूज़ होता है, सिर्फ ड्यूरेशन के लिए, ठीक है। अगर वाइल की जगह आप व्हेन लिखेंगे तो चलेगा, क्योंकि व्हेन भी ड्यूरेशन के लिए, ठीक है, यूज़ होता है। तो यहाँ पे ये वाला ऑप्शन तो नहीं होगा कि व्हेन को आप वाइल लिख देंगे तो आपका ठीक हो जाएगा, नहीं, दिस इज़ नॉट द केस। दूसरी कोई चीज़ इसमें ढूंढिए। देखिए आपका आंसर होगा यहाँ पे व्हेन लर्निंग हाउ टू स्विम, ठीक है। इस तरह से आपको बनेगा, क्योंकि ये एक्शन ऑफ मैनर है। ये जब भी कोई चीज़, जब भी कोई ऐसी वर्ब, जैसे फिलहाल मैं बात करूं आपसे, ऐसी कौन कौन सी वर्ब है, लर्न, नो और टीच, ये तीन एक ऐसी वर्ब हैं। इन तीन वर्ब के बाद अगर कोई ऑब्जेक्ट जो रेफर कर रहा है किसी एक्शन ऑफ मैनर को, ठीक है, किसी भी एक्शन ऑफ मैनर को, तो वहां पे आपको इन वर्ब के साथ हाउ का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। दिस इज अ एक्शन ऑफ मैनर, राइट। किसी भी एक्शन ऑफ मैनर को आपको अगर रेफर करना है तो वहां पे हाउ का यूज करना पड़ेगा, यहाँ पे इन्फिनिटिव नहीं यूज कर सकते, टू स्विम, राइट। देखिए एक एग्जांपल लेते हैं, ही टॉट मी टू ड्राइव ऑन हिली रोड्स। क्योंकि टू ड्राइव क्या है, ये एक एक्शन है, आपको कोई एक्शन नहीं सिखा सकता, ठीक है, आपको कोई एक्शन नहीं सिखा सकता, आपका हाथ पकड़ के कोई ड्राइविंग नहीं करा सकता, लेकिन आपको कोई सिखा सकता कि गाड़ी कैसे चलानी है। वी कैन ओनली टीच यू द मैनर, वी कैन ओनली टीच यू द मैनर, नॉट द एक्शन, ठीक है। सो ही टॉट मी हाउ टू ड्राइव ऑन हिली रोड्स। सो एक्शन ऑफ मैनर, ऐसी जो वर्ब हैं, दोज वर्ब विच आर रेफरिंग टू द एक्शन ऑफ मैनर, तो उसके लिए आपको हाउ का यूज करना पड़ेगा, राइट। तो आपका आंसर हो जाएगा व्हेन लर्निंग हाउ टू स्विम वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू डू इज टू रिलैक्स। मतलब ज़्यादा पैनिक में नहीं आना, अगर आपको स्विमिंग सीखनी है तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल रिलैक्स होना पड़ेगा। नेक्स्ट इज पीपल शुड डिसाइड टू नॉट गिव और टेक डाउरी। देखिए पीपल यहाँ पे क्या हो गया आपका सब्जेक्ट, शुड क्या हो गया आपका मोडाल, डिसाइड हो गया आपकी वर्ब, अब टू नॉट गिव या क्या हो गया आपका इन्फिनिटिव, ठीक है, इन्फिनिटिव, और टेक डाउरी, और क्या हो गया आपका कंजंक्शन, टेक डाउरी आपका क्या हो गया दोबारा से, ये आपकी वर्ब होगी, एक आपका ऑब्जेक्ट हो गया, राइट। और इसका सब्जेक्ट क्या बनेगा, पीपल।
अब देखिए ध्यान से, इन्फिनेटिव क्या होता है? इन्फिनेटिव का आपको पता होगा, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को आप इन्फिनेटिव बोलते हैं हमेशा। और इन्फिनेटिव क्या शो करता है? पर्पस, ठीक है, किसी भी चीज़ का पर्पस। आप ये क्यों कर रहे हैं, कोई पर्पस होगा इसके पीछे। सो दैट इज़ द मेन थिंग ऑफ यूजिंग इन्फिनेटिव। लेकिन इन्फिनेटिव के साथ एक चीज़ है कि इन्फिनेटिव हमेशा एज अ यूनिट, मतलब एक साथ यूज़ होता है। अगर इन्फिनेटिव के बीच में आप दूसरी कोई चीज़ नहीं लिख सकते, मतलब टू प्लस वर्ब की फॉर्म के बीच में, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बीच में आप कुछ और चीज़ ना लिखें, ठीक है, ये अवॉइड करना पड़ेगा आपको। तो नोट जो है यहाँ पे आपको हटाना पड़ेगा। सिंपली आप क्या लिख सकते हैं, नोट को पहले लिखना होगा टू से पहले, ठीक है। द पीपल शुड डिसाइड नॉट टू गिव और टेक डाउरी। अब टू गिव आपका क्या हो गया? इन्फिनेटिव, ठीक है। अब इन्फिनेटिव एज ए यूनिट टोटल यूज होती है, उससे पहले जो नोट है आपका, जो नोट आपका एडवर्ब है वो उससे पहले आएगा, राइट। सो नेक्स्ट इज द आहूजास हैड सोल्ड देयर प्रॉपर्टी टू मीट द डिमांड ऑफ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, राइट। अब देखिए आहूजास, शर्मास, द शर्मास, द यादवास, तो ये जो आपके फैमिली, जो आपके ये सरनेम्स होते हैं, इसके साथ आप द कंजंक्शन लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। द आहूजास हैड सोल्ड, कौन सा टेंस यूज हुआ है? पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट टेंस यूज हुआ है। देयर प्रॉपर्टी, देयर क्या है? डिटर्मिनर, प्रॉपर्टी क्या होगी यहाँ पे? नाउन। टू मीट दोबारा से क्या हो गया? इन्फिनेटिव। इसके बाद है द डिमांड ऑफ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, राइट, द डिमांड ऑफ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। अब देखिए इसमें आप एरर ढूंढिए, ठीक है। अगर आपको ये लग रहा है कि यहाँ पे ऑफ की दिक्कत है, यहाँ पे ऑफ की जगह फोर आएगा, अगर कोई आप में से सोच रहा है कि द आहूजास हैड सोल्ड देयर प्रॉपर्टी टू मीट द डिमांड फॉर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, कोई आपसे ऐसे सोच रहा है आप में से, तो ये गलत है। क्यों गलत है? इन दो क्वेश्चंस का आप जवाब दे दीजिए, आपको पता लग जाएगा। पहला है ही डिक्लाइन द डिमांड, ही डिक्लाइंड द डिमांड डैश मनी। दूसरा है ही डिक्लाइन द डिमांड डैश हिज पेरेंट्स। अब देखिए ही डिक्लाइन द डिमांड, अगर यहाँ पे प्रपोजिशन आप डालेंगे तो कौन सी डालेंगे? ही डिक्लाइन द डिमांड फॉर मनी, ठीक है, कोई भी पर्पस के लिए आपको प्रपोजिशन चाहिएगी तो आप फॉर का यूज करेंगे। दूसरा है ही डिक्लाइन द डिमांड, हुज डिमांड, किसकी डिमांड, किसने डिमांड की थी, ठीक है, यहाँ पे पर्पस नहीं है, लेकिन डिमांड किसने की थी? पेरेंट्स ने। तो पेरेंट्स की डिमांड को उसने क्या कर दिया? डिक्लाइन कर दिया, तो यहाँ पे ऑफ प्रपोजिशन यूज करनी पड़ेगी। अब यहाँ पे क्वेश्चन में आइए, द आहूजास हैड सोल्ड देयर प्रॉपर्टी टू मीट द डिमांड ऑफ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, ठीक है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की कोई डिमांड रही होगी, ठीक है, पर्पस तो नहीं था, तो यहाँ पे आपकी ऑफ प्रपोजिशन ठीक है। एरर कहाँ है? हैड सोल्ड में। हैड सोल्ड क्या है? पास्ट परफेक्ट टेंस यूज किया है। पास्ट परफेक्ट टेंस कब यूज करते हैं आप? पास्ट परफेक्ट टेंस आप जब यूज करते हैं जब आपको पास्ट ऑफ पास्ट में जाना है, मतलब कोई एक्शन है वो पास्ट में है और उससे पास्ट में जाके आपको कोई एक्शन रिलेट करना है, मतलब पास्ट ऑफ द पास्ट, ठीक है, पास्ट में ही जाके आप कोई एक्शन रिलेट कर रहे हैं उसके पास्ट का, जब आपको पास्ट परफेक्ट लिखना होता है, अदरवाइज आप पास्ट इंडेफिनिट लिखेंगे। तो आंसर क्या होगा आपका? sold, the आहूजास sold their property to meet the demand of income tax department. Next is he could not help shed tears at the plight of the villagers rendered homeless by a devastating cyclone. देखिए ही क्या हो गया आपका यहाँ पे? सब्जेक्ट। could क्या हो गया? मोडाल। नोट आपका एडवर्ब होगी, यहाँ पे हेल्प आपकी वर्ब होगी। shed tears, ये shed tears क्या है आपका? ये आपका क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है, वर्ब के बाद क्या आता है? ऑब्जेक्ट, ठीक है। एट प्रपोजिशन होगी, द प्लाइट उसका ऑब्जेक्ट हो गया। ऑफ दोबारा से प्रपोजिशन होगी, द विलेजर उसका ऑब्जेक्ट हो गया। अब ये रेंडर्ड होमलेस बाय डिवास्टेटिंग साइक्लोन, अब ये रेंडर्ड होमलेस किसके लिए यूज हुआ है? विलेजर्स के लिए। विलेजर्स रेंडर्ड होमलेस बाय होम, अब इसका जो डूअर कौन है? डिवास्टेटिंग साइक्लोन, ठीक है। अब आप मुझे बताइए इसमें गलती क्या है, ठीक है, शायद आपको एकदम से गलती ना लगे, पता ना लगे, तो पहले आपसे एक कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लेते हैं। अब देखिए दो क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिखे हैं, यहाँ पे आपको लाफ वर्ब का यूज़ करना है। आप किसी भी तरह से यूज़ कीजिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट, परफेक्ट बनाइए, ठीक है, कंटिन्यूस बनाइए, कैसे भी यूज़ करिए। अब देखिए आई कांट हेल्प बट डैश हिज जोक्स, आई कांट हेल्प डैश एट हिज जोक्स। आप इसमें कौन सा यूज़ करेंगे? लाफ वर्ब, ठीक है। आई कांट हेल्प बट डैश हिज जोक्स, आई कांट हेल्प डैश एट हिज जोक्स। जो आपकी लाफ जो वर्ब है
वो कौन सी वाली यूज़ करेंगे इसमें? देखिए जो ऑप्शन आपका बी दिख रहा है, आई कांट हेल्प, ये कांट हेल्प एक तो इसका जो लिटरल मीनिंग होता है कि मैं हेल्प नहीं कर सकता, ठीक है, कि आपसे कोई हेल्प मांगने आया है तो आप एक लिटरल मीनिंग की बात बताऊं तो आप बोलते हैं आई कैन नॉट हेल्प यू। एक दूसरी बात होती है आई कैन नॉट हेल्प, मतलब आपको ये लगता है कि एक ऐसी सिचुएशन में मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा, आई कैन नॉट हेल्प, ऐसी कोई सिचुएशन आती है, ऐसा कोई कॉन्टेक्स्ट है कि आपको लगता है कि आप बहुत डिप्रेशन में, आई कैन नॉट हेल्प माई सेल्फ, और ऐसे वाले जो आपकी सिचुएशन है जो अंदर से आपको लगता है कि यू कैन नॉट हेल्प योर सेल्फ, ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या यूज़ करेंगे? जिरंड का यूज़ करेंगे। जिरंड क्या होता है? जिरंड क्या होता है? वर्ब की आईएनजी फॉर्म जो एज ए सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट काम करती है। यहाँ पे हेल्प क्या आपकी मेन वर्ब होगी, मेन वर्ब के बाद आपको कोई ऑब्जेक्ट लिखना होता है तो यहाँ पे जिरंड लिख सकते हैं आप। जिरंड क्या? लाफ की आईएनजी लगा दो, लाफ वर्ब के बाद आईएनजी लगा दो, लाफिंग बन गया, वो जिरंड हो गया, एज अ ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है वो, ठीक है, तो ये हो गया, यहाँ पे लाफिंग लिख दिया हमने। दूसरा देखिए आई कैन नॉट हेल्प बट, यहाँ पे बट प्रीपोजिशन आपकी आ गई तो यहाँ पे आप लाफ लिख सकते हैं, सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहाँ पे लिखेंगे, आई कैन नॉट हेल्प बट लाफ एट हिज जोक्स। यहाँ पे जो आपका मीनिंग है थोड़ा सा स्लाइटली जो वो है मीनिंग सेम रहेगा, मीनिंग दोनों के बीच में सेम है, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है। जहाँ पे आप जिरंड यूज़ कर रहे हैं और यहाँ पे बट प्रीपोजिशन के बाद जो लाफ आपने लिखा है, ये भी आपने जो यूज़ किया है, ये भी आपका दोनों मीनिंग बिल्कुल सेम इसमें यूटिलाइज हो रहे हैं। बट जो इसमें आप बट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो लिख रहे हैं ये थोड़ा सा चेंज होता है, ठीक है, बस इतना सा ही इसका डिफरेंस है कि बट के बाद आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखनी पड़ती है। अगर आप विदाउट एनी यूजिंग एनी दिस बट, अगर आपको डायरेक्टली यूज़ करना है तो वहाँ पे जिरंड को आपको यूज़ करना पड़ेगा। अब देखिए आपका जो क्वेश्चन है ही कुड नॉट हेल्प, अब हेल्प के बाद आपको क्या लिखना है? शेड की जगह शेडिंग, मतलब जिरंड यूज़ करना पड़ेगा। शेडिंग टीयर्स एट द प्लाइट ऑफ द विलेजर्स rendered homeless by a devastating cyclone. Next is, although we reached his house on time, he was left for the airport. अब although देखिए, although क्या है? ये आपका although we reached his home, he was left, ये आपका कंजंक्शन है, ये आपका contrasting कंजंक्शन है, ठीक है, contradictory। although we reached his home on time, reached क्या है कि आपकी past indefinite हो गई, ठीक है। उसके बाद देखेंगे he was left, अब वॉज जो है आपका ये क्या है? बी की फॉर्म है, उसके बाद लेफ्ट आपने वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख दी तो ये पैसिव बन गया, ये पैसिव स्ट्रक्चर है आपका, दिस इज़ योर पैसिव स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये देखिए इसका मीनिंग देखिए, ही वॉज लेफ्ट, उसको लेफ्ट कर दिया गया, ठीक है, ये कोई मीनिंग नहीं बना, वो खुद ब खुद वहाँ पे उसने घर छोड़ा, ठीक है, एयरपोर्ट के लिए। सो ही वॉज लेफ्ट फॉर द एयरपोर्ट नहीं होगा, यहाँ पे आपको वॉज ड्रॉप करना पड़ेगा, ही लेफ्ट फॉर द एयरपोर्ट। अब इसमें एक चीज़ क्या है, देखिए एक चीज़ जो मैंने अभी इससे पहले डिस्कस किया था, जहाँ पे मैंने आपसे क्या कहा था कि अगर आपको पास्ट ऑफ द पास्ट में जाना है, सपोज कीजिए दिस इज़ द पॉइंट ऑन टाइमलाइन, एक टाइमलाइन पे पॉइंट है और ये पास्ट है और ये प्रेजेंट है, ठीक है, ये पास्ट की बात हो रही है और पास्ट से आपको और पास्ट में जाना है तो यहाँ पे आपको क्या यूज़ करना पड़ेगा? पास्ट परफेक्ट टेंस, ठीक है, पास्ट परफेक्ट टेंस यूज़ करना पड़ेगा। अब देखिए सिचुएशन देखिए क्वेश्चन की, ऑल्दो वी रीच दिस हाउस, ऑल्दो वी रीच्ड हिज हाउस ऑन टाइम, ही लेफ्ट फॉर द एयरपोर्ट। जब हम उसके घर पे पहुँचे, ठीक है, हम उसके घर पे पहुँचे लेकिन वो पहले ही एयरपोर्ट के लिए जा चुका था, ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या बनेगा? ये वाला जो एक्शन है उनके घर पहुँचने से पहले ही हो चुका था, ही ऑलरेडी लेफ्ट फॉर द एयरपोर्ट, तो यहाँ पे आपको क्या लिखना पड़ेगा? ही हैड लेफ्ट फॉर द एयरपोर्ट। तो ये पास्ट ऑफ द पास्ट की सिचुएशन होगी, आपको क्या लिखना पड़ेगा? पास्ट परफेक्ट, राइट। नेक्स्ट इज ही इज वर्किंग इन अ बैंक इन न्यू दिल्ली फॉर द पास्ट सेवरल मंथ। अब देखिए ही क्या है आपका? सब्जेक्ट, इज क्या होगी आपकी? हेल्पिंग वर्ब, वर्किंग क्या होगी? मेन वर्ब जो कि कंटिन्यूस टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस आ गया, इन आपकी प्रीपोजिशन होगी, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखा है ए बैंक, इन आपकी दोबारा से प्रीपोजिशन होगी, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखा है न्यू दिल्ली। अब जो 4 है उसके बाद द पास्ट सेवरल मंथ्स, ये आपकी एक फ्रेज हो गई, राइट। अब देखिए इसमें गलती कहाँ पे है? अगर देखिए एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ आपको, पहले एक कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लेते हैं। अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको ड्यूरेशन दी है एक्शन की, अगर किसी क्वेश्चन में आपको एक्शन की ड्यूरेशन दी हुई है
तो आपको वहाँ पे या तो परफेक्ट टेंस यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है, या फिर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब देखिए फोर्थ जो प्रीपोजिशन है वो ड्यूरेशन के लिए यूज़ होती है। अब देखिए द पास्ट सेवरल मंथ, आपको क्या दिया हुआ है, ड्यूरेशन आपको दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे आपको ड्यूरेशन दी हुई है तो आपको क्या यूज़ करना पड़ेगा, यहाँ पे एक्टिव जो आपने ये कंटिन्यूस टेंस बनाया था इसको ड्रॉप करके आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में चेंज करना पड़ेगा। ही हैज़ बीन वर्किंग इन अ बैंक इन न्यू दिल्ली फॉर द पास्ट सेवरल मंथ्स, ठीक है। इस तरह से आप इसको करेक्ट कर सकते हैं। अब देखिए कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया है, कॉन्सेप्ट आपको याद करना है। इफ़ ड्यूरेशन और पॉइंट ऑफ अ टाइम ऑफ एक्शन इज गिवन, देखिए इसके लिए ड्यूरेशन दी हुई थी द पास्ट सेवरल मंथ, अगर उसके लिए ड्यूरेशन दी हुई है या फिर कोई पॉइंट ऑफ टाइम दिया हुआ है एक्शन का, तो आपको जो सेंटेंस है वो परफेक्ट या फिर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में लिखना पड़ेगा, ठीक है। दिस इज द कॉन्सेप्ट बिहाइंड दिस। नेक्स्ट इज मोस्ट ऑफ माई फ्रेंड्स हैव सीन दिस पिक्चर येस्टरडे। देखिए मोस्ट ऑफ माई फ्रेंड्स, ऑफ क्या होगी, प्रेपोजिशन, माई फ्रेंड्स क्या होगी, यहाँ पे ये टोटल हो गया, और मोस्ट क्या हो गया, जो उसको रेफर कर रहा है माई फ्रेंड्स में से, उसके जो एक नंबर ऑफ फ्रेंड्स हैं उसमें से सभी, मतलब मोस्टली फ्रेंड्स हैव सीन दिस पिक्चर। मैंने आपको बोला था कि मोस्ट का खुद का कोई नंबर नहीं होता, वो किस पे डिपेंड करता है, ऑफ के बाद जो आपका नाउन लिखा होता है वो प्लूरल या फिर सिंगुलर नंबर का है, उस पर डिपेंड करेगा। अगर यहाँ पे आपके प्लूरल नंबर के फ्रेंड्स हैं तो मोस्ट भी किसको डिनोट कर रहा होगा, प्लूरल नंबर को। तो यहाँ पे हैव प्रपोजिशन उसके अकॉर्डिंग आई है, जो कि ठीक है, और जो कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, ठीक है, ये भी ठीक है। उसके बाद दिस पिक्चर जो है आपका ये ऑब्जेक्ट बन गया। मोस्ट ऑफ माई फ्रेंड्स हैव सीन दिस पिक्चर येस्टरडे, पॉइंट ऑफ टाइम क्या दिया हुआ है, पास्ट का, येस्टरडे। अब देखिए कोई भी क्वेश्चन जो आप सोल्व करते हैं, अब जो टेंस यूज़ करते हैं किसी भी क्वेश्चन के अंदर, जो आप टेंस यूज़ करते हैं किसके अकॉर्डिंग यूज़ करते हैं, टाइम के अकॉर्डिंग, ठीक है। जो इसमें टाइम दिया है, टाइम यहाँ पे क्या दिया है, येस्टरडे, ठीक है। टेंस के अकॉर्डिंग टाइम यूज़ नहीं करते, टाइम के अकॉर्डिंग टेंस यूज़ करते हैं, समझ गए। तो यहाँ पे येस्टरडे जब टाइम दिया हुआ है पास्ट का, तो आपने यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट कैसे लिख दिया, यहाँ पे आपको इंडेफिनिट लिखना पड़ेगा, पास्ट टेंस लिखना पड़ेगा। यहाँ पे आप सो लिख सकते हैं, मोस्ट ऑफ माई फ्रेंड सो दिस पिक्चर येस्टरडे, राइट। अगर आप में से कोई सोच रहा है कि यहाँ पे मैं लिख दूँ हैड सीन, कि पास्ट परफेक्ट बना दो इसको, नहीं, पास्ट परफेक्ट मैंने आपको बताया था जब आपको पास्ट के किसी, आप सपोज कीजिए टाइमलाइन है, ये पास्ट को कोई एक्शन है और पास्ट से पास्ट में आपको जाना है, जब आपको पास्ट परफेक्ट यूज़ करना पड़ता है, ठीक है। पास्ट से आपको पास्ट परफेक्ट में जाएंगे वापस जब आपको ये यूज़ करना पड़ता है, अदरवाइज आपको पास्ट इंडेफिनिट यूज़ करना है, ठीक है। सो इस पर्टिकुलर जो आपके सेंटेंस इंप्रूवमेंट के अब स्टार्ट हो गए हैं, इससे पहले जो आपका कॉमन एरर के क्वेश्चन थे, अब सेंटेंस इंप्रूवमेंट को देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है वाइज मैन कैच टाइम बाय द फोर लॉक। देखिए कैच टाइम, अब आपको इंप्रूवमेंट करना है, कैच की जगह आप क्या लिख सकते हैं, टेक, सीज, होल्ड, कौन सी आप चीज़ लिख सकते हैं। देखिए टाइम को आप होल्ड नहीं कर सकते, यू कैन नॉट होल्ड टाइम, ठीक है, तो ये तो ऐसे गलत हो गया, ठीक है। यहाँ पे सीज, देखिए सीज को मैं मान सकता हूँ कुछ हद तक, ठीक है, ये इसका हाँ ठीक है, मीनिंग भी कन्वे कर रहा है, लेकिन जो आपको देखनी होगी कि कैच टाइम बाय द फोर लॉक, ये एक ईडियम है, ठीक है। ईडियम क्या है, यहाँ पे टेक, वैसे आपका आंसर होगा टेक टाइम बाय द फोर लॉक, ये एक ईडियम होता है। ईडियम क्या है, टेक टाइम बाय द फोर लॉक। अगर आपको ये ईडियम पता है तो आप इसको सोल्व कर सकते थे, टेक टाइम बाय द फोर लॉक, मतलब इसका क्या होता है, सीज एन अपॉर्चुनिटी को सीज कर लो, ग्रैब कर लो, राइट। तो ये इसका मीनिंग होगा, तो आपका आंसर है टेक। नेक्स्ट इज दे हैव स्टॉप्ड फ्रॉम कंस्ट्रक्टिंग न्यू बिल्डिंग्स। ये तो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लगा, दे हैव स्टॉप्ड फ्रॉम कंस्ट्रक्टिंग न्यू बिल्डिंग्स। अब देखिए फ्रॉम कंस्ट्रक्टिंग, ये आपको चेंज करना है सेंटेंस इंप्रूवमेंट में से, 4 ऑप्शन है आपके पास, इसमें से आप कौन सा यूज़ करेंगे। अब देखिए फ्रॉम कंस्ट्रक्टिंग, जो आप फ्रॉम कंस्ट्रक्टिंग देख रहे हैं न्यू बिल्डिंग, आपको इसको रिप्लेस करना है इन 4 ऑप्शंस में से, तो कौन सा ऑप्शन आप चूज़ करेंगे इसमें से। देखिए जो आपकी कंस्ट्रक्ट जो वर्ब होती है, इसको हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं, राइट। कंस्ट्रक्ट और स्टॉप दोनों सिमिलर हैं। देखिए पहले एक एग्जांपल देखिए, दे स्टॉप ईटिंग और दे स्टॉप टू ईट। एक सिचुएशन है, आप इसको ऐसे सोचिए कि आपका एक सेंटेंस है दे स्टॉप्ड ईटिंग, इतना, और दूसरा है दे स्टॉप्ड टू ईट, ठीक है, ईटिंग को यहाँ पे ड्रॉप कर दिया है टू ईट। अब इसके मीनिंग क्या डिफरेंट होंगे, ठीक है, इसमें कुछ डिफरेंस होगा,
दे स्टॉप्ड ईटिंग, दे स्टॉप्ड टू ईट। जब आप ईटिंग का यूज़ करेंगे तो उसका मीनिंग क्या होगा, जब आप इन्फिनेटिव का यूज़ करेंगे टू ईट तो उसका मीनिंग क्या होगा। देखिए जब आप स्टॉप के साथ इन्फिनेटिव यूज़ करते हैं टू ईट, वो कोई पर्पस दिखाता है, ठीक है। इन्फिनेटिव मैंने बताया था, इन्फिनेटिव इज़ फॉर पर्पस, टू शो एन पर्पस। जब आप जेरेंड का यूज़ करते हैं वो कोई पर्पस नहीं दिखाता, ठीक है। लेकिन इन्फिनेटिव की एक इनहेरेंट प्रॉपर्टी है, जब भी आप इन्फिनेटिव को यूज़ करते हैं सेंटेंस में, वो किसी पर्पस को शो करता है। दे स्टॉप्ड, वो क्यों रुके, टू ईट, दैट शोज एन पर्पस। दे स्टॉप्ड ईटिंग, ठीक है, दे स्टॉप्ड ईटिंग, उन्होंने खाना बंद कर दिया, तो इसका मतलब ये होगा दे स्टॉप्ड ईटिंग और दे स्टॉप टू ईट, इसमें डिफरेंस है। वो रुके कुछ खाने के लिए और दे स्टॉप्ड ईटिंग, दे स्टॉप्ड ईटिंग, उन्होंने खाना बंद कर दिया, दैट इज अ डिफरेंस, राइट। अब देखिए अगर मैं स्टॉप्ड जो वर्ब है, स्टॉप्ड के बाद अगर मैं यहाँ पे देखूँ दे हैव स्टॉप्ड फ्रॉम कंस्ट्रक्टिंग न्यू बिल्डिंग्स, अगर मैं यहाँ पे टू कंस्ट्रक्ट लिख दूँ इसकी जगह, दे हैव स्टॉप्ड फ्रॉम कंस्ट्रक्टिंग की जगह टू कंस्ट्रक्ट लिख दूं तो ये गलत हो जाएगा या ठीक रहेगा। मैंने आपको बताया अगर आप पर्पस के लिए कोई भी चीज़ यूज़ करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो इन्फिनेटिव यूज़ कीजिए। अगर यहाँ पे पर्पस देखिए, दे हैव स्टॉप्ड टू कंस्ट्रक्ट न्यू बिल्डिंग्स, मतलब वो रुक गए कुछ ना कुछ बिल्डिंग बनाने के लिए। ऐसा हो सकता है क्योंकि बिल्डिंग बनाने में आपको सालों महीने पता नहीं कितना टाइम लग जाता है, तो इट डजेंट मेक अ सेंस कि वो वहाँ पे रुके एक बिल्डिंग को बनाने के लिए, या फिर ढेर सारी बिल्डिंग्स, यहाँ पे बिल्डिंग्स है, प्लूरल नाउन है, तो ये दैट इज सेंसलेस, ठीक है, ये गलत है, मीनिंग इसका गलत है। और दे स्टॉप्ड एट कंस्ट्रक्टिंग न्यू बिल्डिंग्स, ये इसका मीनिंग ही नहीं है। तो इसके बाद जो आपका जो बचा हुआ ऑप्शन वो है कंस्ट्रक्टिंग, दे हैव स्टॉप्ड कंस्ट्रक्टिंग न्यू बिल्डिंग्स, उन्होंने नई बिल्डिंग्स को बनाना बंद कर दिया, ये इसका मीनिंग है, ठीक है। टू कंस्ट्रक्ट जब आप यूज़ करेंगे उसका मीनिंग डिफरेंट है। कंस्ट्रक्टिंग मतलब जब आप उसको डायरेक्टली कंस्ट्रक्टिंग एज ए यूज़ करेंगे तो उसका मीनिंग डिफरेंट होगा, ठीक है। नेक्स्ट इज मिसिस जॉनसन हैड बीन स्टेइंग हेयर सिंस 1954 एंड हैज़ मेड इंडिया हर होम। अब देखिए हैड बीन स्टेइंग को आपको रिप्लेस करना है, क्या हम इसमें विल स्टे लिख सकते हैं, क्या हम इसमें विल स्टे लिख सकते हैं, क्योंकि आपको सिंस पॉइंट ऑफ टाइम दिया गया है 1954 का, मैंने आपको बताया था, अभी भी डिस्कस करके आया हूँ, जहाँ पे आपको किसी भी एक्शन का या ड्यूरेशन दी हो या फिर पॉइंट ऑफ टाइम दिया हो, पॉइंट ऑफ टाइम, दोनों चीज़ें जब आपको दी होती हैं, या तो आपको वो किस में लिखना पड़ता है, परफेक्ट टेंस में, या आप किस में लिखेंगे, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, ठीक है, परफेक्ट टेंस में या फिर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। अब देखिए पॉइंट ऑफ टाइम, सिंस जो आपकी प्रपोजिशन है वो पॉइंट ऑफ टाइम के लिए यूज़ होती है, 1954 वहाँ पे लिखा हुआ है, तो इसके लिए आपके पास दो ही ऑप्शन बनते हैं, या फिर आप परफेक्ट टेंस यूज़ करेंगे या फिर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब विल स्टे है, फ्यूचर का यूज़ नहीं करेंगे, परफेक्ट की बात हो रही है, इज स्टेइंग कॉन्टिन्यूअस भी नहीं होगा, वॉज टू स्टे पास्ट हो गया, हैज़ बीन स्टेइंग ये आपका बन गया प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, सो आंसर वुड बी डी, राइट। सो कंसेप्ट समझ पा रहे हैं आप कहाँ पे क्या देखना होता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन ही हर्ड द रेटोरिकल स्पीच ऑफ द लीडर ही वॉज कैरिड अलोंग बाय हिज एंथुसियाज्म। अब जो कैरिड अलोंग जो आपकी वर्ब है ये आपको रिप्लेस करनी है इन चार ऑप्शंस में से। अब देखिए टू बी कैरिड अवे, पहले मैं मीनिंग आपको बता दूं, ये जो मीनिंग है इसका टू बी कैरिड अवे, इसका मतलब क्या आता है, टू बी हाईली इन्फ्लुएंस्ड, मतलब आप कोई ऐसा इंसिडेंट आप देख लेते हैं, आप रोड पे से जा रहे थे, इफ़ यू मान लो कि आपने कोई एक्सीडेंट देख लिया और आपने वो एक्सीडेंट देखने के बाद आपको बहुत ही अच्छा फील नहीं हो रहा, आप कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं अपने काम में, घर जाने के बाद भी आपने खाना नहीं खाया, आपने दोस्तों से बात नहीं की, फैमिली से बात नहीं की, तो यू गॉट कैरिड अवे, ठीक है। तो आपके जो इमोशंस है वो बहुत ही इन्फ्लुएंस्ड हो गए उस पर्टिकुलर इंसिडेंट से, तो कैरिड अवे ये जो वर्ब होती है ये इसमें यूज़ करनी पड़ती है। सो व्हेन ही हर्ड द रेटोरिकल स्पीच ऑफ द लीडर ही वॉज कैरिड अवे बाय हिज एंथुसियाज्म, ठीक है, तो आंसर वुड बी ए। नेक्स्ट इज मदर ऑलवेज फाइंड फॉल्ट विद द मेड सर्वेंट। देखिए अब इसका जो आंसर है वो पहले डिस्कस नहीं करेंगे, पहले कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं कि मदर इज़ ऑलवेज फाइंडिंग फॉल्ट विद द मेड सर्वेंट, ये मेड सर्वेंट एक साथ हैं। अब देखिए मदर आपका क्या हो गया, सब्जेक्ट, उसके बाद इज़ क्या है, हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद ऑलवेज क्या लिखा है, एडवर्ब, उसके बाद फाइंडिंग क्या लिखी है, मेन वर्ब, जो कि ये सेंटेंस आपका देखें टेंस क्या है इसमें,
टेंस है इसके अंदर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस यूज हुआ है, इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ing लगा है, ठीक है, कॉन्टिन्यूस टेंस में, तो क्या बन गया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। उसके बाद फोल्ड्स क्या है, ऑब्जेक्ट है, विद क्या है, प्रेपोजिशन है, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखा है दोबारा विद द मेड सर्वेंट। अब इसमें कोई आपको कोई एरर दिख रहा है? इसमें कोई एरर नहीं है, ठीक है। मदर इज ऑलवेज फाइंडिंग फॉल्ट्स विद द मेड सर्वेंट। अब देखिए इसमें सेंटेंस इंप्रूवमेंट की बात हुई है, यहाँ पे आपको इसमें इंप्रूवमेंट करना है, फाइंड्स फॉल्ट्स, ये वाला आपको इंप्रूवमेंट करना है, ये वाला पार्ट, ठीक है। आप में फाइंड्स फॉल्ट वाला जो पार्ट है ये वाला इंप्रूवमेंट करना है। पहला ऑप्शन देखिए, क्या आप फाइंड फॉल्ट्स लिख सकते हैं? फाइंड फॉल्ट्स नहीं लिख सकते, क्योंकि मदर आपका क्या है, सिंगुलर नाउन, सिंगुलर नाउन के हिसाब से आपकी वर्ब कौन सी आएगी, सिंगुलर, तो ये ठीक है, यहाँ पे फाइंड्स ही आएगा, फाइंड्स फॉल्ट नहीं आएगा, गलत। दूसरा देखिए, मदर ऑलवेज इज फाइंडिंग फॉल्ट, मदर ऑलवेज इज फाइंडिंग फॉल्ट, तो ये आपका कुछ हद तक ठीक हो सकता था अगर इज के बाद ऑलवेज लिखा होता, अगर इज के बाद ऑलवेज लिखा होता तो ये आपका ऑप्शन करेक्ट होता, ठीक है, तो ये वाला आप इंप्रूवमेंट कर सकते थे। लेकिन क्यों गलत हुआ? क्योंकि ऑलवेज आपने पहले लिख दिया है हेल्पिंग वर्ब से। हेल्पिंग वर्ब कहाँ है आपकी, ये इज से पहले आपने ऑलवेज लिख दिया, तो इसका मतलब है जो आपकी एडवर्ब की जो पोजीशन होती है, हमेशा एडवर्ब की पोजीशन मोस्टली हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच होती है, मेन वर्ब, ठीक है। अगर आपके सपोज क्वेश्चन के अंदर हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो आप एडवर्ब को मेन वर्ब के बाद भी लिख सकते हैं, पहले भी लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर उसमें हेल्पिंग वर्ब यूज हुई है तो वो हेल्पिंग वर्ब के बीच में और मेन वर्ब के बीच में आपको एडवर्ब लिखना होता है। अब इस केस में देखिए सेकंड जो ऑप्शन है, ऑलवेज आपका यहीं पे लिखा हुआ है और इज फाइंडिंग फॉल्ट, इज आपका हेल्पिंग वर्ब हो गया, फाइंडिंग आपका मेन वर्ब हो गया, तो ये गलत हो गया, सीक्वेंसेस का गलत हो गया, तो ये भी आपका गलत हो गया। नेक्स्ट देखिए, वॉज फाउंड फॉल्ट, ये इसने पैसिव बना दिया इसका, हालांकि यहाँ पे प्रेजेंट टेंस है, तो यहाँ पे प्रेजेंट टेंस को चलो एक टाइम के लिए मान लेते हैं कि इसने पास्ट बनाने की कोशिश की, लेकिन इसको पैसिव बना दिया। पैसिव हम कब बना सकते हैं? जब किसी सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट। अब यहाँ पे सब्जेक्ट आपका ऑब्जेक्ट क्या था, फॉल्ट्स। जब आपका फॉल्ट्स यहाँ पे ऑब्जेक्ट था तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट कैसे रह गया? फॉल्ट्स को आपको सब्जेक्ट बनाना चाहिए था, तो ये भी गलत है, तो आपका आंसर होगा नो इम्प्रूवमेंट इज योर आंसर, ठीक है। Next is, you will have to catch the morning flight, so dash better get ready. You will have to catch the morning flight, so dash better get ready. अब देखिए जो आपको ये दिख रही है, ये वाली क्लोज, you will have to catch the morning flight, ये आपकी मेन क्लोज है और किस में है, फ्यूचर टेंस में, ठीक है। उसके बाद सो आपने कंजंक्शन लिखा है, सो के बाद आपने लिखा है सब्जेक्ट, उसके बाद डैश आपने लिखा है, फिर बेटर गेट रेडी। अब देखिए, अब यहाँ पे वुड का यूज़ करेंगे, मे का यूज़ करेंगे, शुड का यूज़ करेंगे, हैड का यूज़ करेंगे। हैड का तो मतलब ही नहीं होता, क्योंकि आपकी जो मेन क्लोज है वो फ्यूचर में है। अगर आपकी जो मेन क्लोज फ्यूचर के अंदर है तो आपको जो आपकी सबऑर्डिनेट क्लोज है वो किसके अंदर लिखनी पड़ती है? दैट इज़ अ क्वेश्चन टू यू, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे क्या यूज़ करना पड़ेगा? यहाँ पे देखिए एक हैड बेटर जो है वो इमीडिएट सजेशन के लिए यूज हुआ है, सो यू हैड बेटर। तो इस क्वेश्चन में पर्टिकुलरली आपको हैड बेटर जो है इमीडिएट सजेशन के लिए यूज किया गया है। मतलब यू विल हैव टू कैच द मॉर्निंग फ्लाइट, सो यू हैड बेटर गेट रेडी। मतलब ये आपका जो है ये एक मोडाल है, दिस इज अ मोडाल, ठीक है। हैड बेटर इसीलिए यूज किया गया है, राइट। यहाँ पे मे आपका यूज़ होगा नहीं, वुड यूज़ होगा नहीं, शुड यूज़ होगा नहीं, शुड बेटर गेट रेडी नहीं, क्योंकि आपको हैड के साथ ही आप बेटर यूज़ कर सकते हैं। एक चीज़ ये आपका अगर ऑप्शन आप देखना चाहें, सो हैड बेटर इज यूज फॉर इमीडिएट सजेशन, इसीलिए यहाँ पे ये यूज़ हुआ है, राइट। ये एक मोडाल है। नेक्स्ट इज द न्यू गवर्नमेंट टुक डैश लास्ट ईयर। यहाँ पे एक प्रेपोजिशन आपको फिल करनी है, कौन सी फिल करेंगे? आफ्टर, ओवर, आउट, अप। द न्यू गवर्नमेंट टुक डैश लास्ट ईयर। अब देखेंगे ध्यान से, अब आफ्टर का मतलब होता है टू रिजेंबल, मतलब आप दूसरे की तरह दिख रहे हैं, मतलब यू टेक आफ्टर योर फादर, आप अपने पिता के साथ जैसे ही काम कर रहे हैं या फिर उसकी तरह दिखते हैं, तो टेक आफ्टर का मतलब ये हो गया। टेक आउट का मतलब हो गया सब्ट्रैक्ट करना,
टेक अप का मतलब हो गया टू ऑक्यूपाई, आपने कोई सीट ऑक्यूपाई कर ली, यू टुक अप द सीट, ठीक है। टुक ओवर या फिर टेक ओवर का मतलब हो गया टू गेन कंट्रोल, द न्यू गवर्नमेंट टुक ओवर लास्ट ईयर, तो यहाँ पे आपको ओवर यूज करना पड़ेगा टुक के साथ। नेक्स्ट इज आई डिड डैश आई विश, आई डिड डैश आई कुड विच वजंट मच। दोबारा देखिए, आई डिड डैश आई कुड विच वजंट मच। आई डिड क्या हो गया आपके यहाँ, देखिए आई है आपका सब्जेक्ट, डिड आपका हो गया वर्ब, उसके बाद आपको क्या लिखना है, उसके बाद आपको एक ऑब्जेक्ट लिखना है। ये आपका पूरा एक ऑब्जेक्ट बन जाएगा, ये आपकी पूरी नाउन क्लोज जो है ये एक ऑब्जेक्ट बनेगी किसकी, डिड वर्ब की, ठीक है। जब आपको पता है एक ऑब्जेक्ट होने वाला है, एक नाउन क्लोज होने वाली है, तो इसके बाद आपको कौन से कंजंक्शन यूज करना पड़ेगा, दैट और व्हाट, इसमें से एक ही कंजंक्शन होगा। विच रिलेटिव कंजंक्शन की तो जरूरत है नहीं यहाँ पे, ठीक है, ये ड्रॉप कीजिए। हाउ मच, यहाँ पे एडवर्ब और माइनर की बात नहीं हो रही, इसको भी ड्रॉप कीजिए। अब आपके पास क्वेश्चन बनता है दैट और व्हाट, इसमें से कौन सा यूज करेंगे आप। दैट अगर यूज करेंगे तो उसका मीनिंग डिफरेंट होगा, व्हाट यूज करेंगे तो उसका मीनिंग डिफरेंट होगा, ठीक है। अगर आप यहाँ पे दैट यूज करते हैं, दैट कब यूज कर सकते हैं, दैट आपको जब यूज करना है जो आपकी जो क्लोज है, जो आपकी उससे पहले क्लोज, उसके बाद जो क्लोज लिखेंगे उसका इंडिपेंडेंट मीनिंग है, इंडिपेंडेंट मीनिंग, उसका कोई इंडिपेंडेंट मीनिंग है, ठीक है। इसका कोई इंडिपेंडेंट मीनिंग दिख रहा है आपको, आई कुड विश वजंट मच, इसका कोई इंडिपेंडेंट मीनिंग नहीं है, इसलिए जो आपकी दैट क्लोज यूज नहीं हो सकती। लेकिन अगर आपको व्हाट क्लोज वहां पे यूज कर सकते हैं जब उसका कोई इंडिपेंडेंट मीनिंग नहीं है और उसको आपको रिलेट करना है, ठीक है। सो आंसर वुड बी व्हाट। तो आपको पता लग गया व्हाट कहाँ पे यूज करना है और दैट कहाँ पे यूज करना है। दैट कंजंक्शन वहां पे यूज कर दिए जहां पे इफ द क्लोज हैज इंडिपेंडेंट मीनिंग, उसको दूसरे रेफरेंस की जरूरत नहीं पड़े। लेकिन व्हाट कंजंक्शन आपको वहां पे यूज करना है इफ द क्लोज नीड सम रेफरेंस टू कंप्लीट इट्स मीनिंग। अब जो आपको क्लोज दिख रही है आई कुड विच वजंट मच, इसका कोई इंडिपेंडेंट मीनिंग नहीं है, ये इसका मीनिंग आप देखेंगे तो इनकम्प्लीट है, इसीलिए यहाँ पे आप यूज करेंगे व्हाट। नेक्स्ट इज ही इज विलिंग टू मेक अ कंसेशन डैश द डिमांड ऑफ द एम्प्लॉय। यहाँ पे आपको 4 प्रपोजिशन दी गई हैं, फॉर, ऑन, विद और टू। अब देखिए इससे पहले कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लेते हैं। ये क्वेश्चन है द कंसीडर्ड, दे कंसीडर्ड 2 पॉइंट्स, दे कंसीडर्ड 2 पॉइंट्स डैश द अदर टीम। देखिए यहाँ पे कंसीड का मतलब है गिव अवे, गिव अवे दे देना है, सही मतलब दे कंसीडर्ड 2 पॉइंट डैश द अदर टीम, दूसरी टीम को। दूसरी टीम ने कुछ मेहनत भी नहीं की, ऐसे ही उन्होंने मतलब वो टीम वाले ख़राब खेले और ख़राब खेलने से उनको 2 पॉइंट उसने दूसरी टीम को दे दिया, तो दे कंसीडर्ड गिव अवे 2 पॉइंट डैश द अदर टीम। तो जिसको वो पॉइंट मिल रहे हैं वो रेसिपिएंट है, ठीक है, वो रेसिपिएंट है। तो यहाँ पे उनमें से कौन सी प्रपोजिशन यूज़ करनी पड़ेगी, यहाँ पे आपको टू प्रपोजिशन का यूज़ करना पड़ेगा। दे कंसीडर्ड 2 पॉइंट्स टू द अदर टीम, जो भी रेसिपिएंट है उसको टू प्रपोजिशन के साथ आपको लिखना पड़ता है। अब यहाँ पे कंसेशन देखिए, ही इज़ विलिंग टू मेक अ कंसेशन, जो कि एक नाउन है लेकिन मीनिंग सिमिलर है। अब कंसेशन टू द डिमांड्स ऑफ द एम्प्लॉय, यहाँ पे आपको गिव अवे मतलब ही इज़ विलिंग टू गिव अवे टू द डिमांड्स ऑफ द एम्प्लॉय, रेडी टू गिव द डिमांड्स ऑफ द एम्प्लॉय। तो यहाँ पे वही वाला मीनिंग आपको कन्वे कर रहा है, ही इज़ विलिंग टू मेक अ कंसेशन टू द डिमांड ऑफ द एम्प्लॉयज, राइट। लास्ट क्वेश्चन, डू नॉट ट्रबल योर सेल्फ डैश द वरीज एंड एंग्जाइटी ऑफ लाइफ। अब देखिए यहाँ पे आपको 4 प्रपोजिशन दोबारा दी गई हैं, अबाउट, ऑफ, फॉर, विद। अब इससे पहले एक कॉन्सेप्ट है वो डिस्कस कर लूँ। जब भी आपको ट्रबल वर्ब के साथ, ट्रबल वर्ब जो है आपकी, ट्रबल के साथ ये चीज़ें याद रखनी है। एक उसका डूअर होगा, ट्रबल सब मतलब उसका ऑब्जेक्ट होगा, ट्रबल समवन विद समथिंग। विद जो है आपकी प्रपोजिशन है जो कि एक टूल है, ठीक है, जो कि एक टूल की तरह यूज़ हो रही है, समथिंग। अब देखिए ये वाला आपको फ्रेज याद करना होगा कि ट्रबल समवन विद समथिंग। आप किसी को ट्रबल करते हैं किसी चीज़ से, अगर वो कोई टूल है या फिर कोई आपको कैसा भी टूल हो सकता है, कोई भी चीज़, या फिर आवाज़ बढ़ा के आप लेट नाइट म्यूज़िक चला के, कार का हॉर्न तेज तेज बजा के, सो यू ट्रबल समवन विद समथिंग। यहाँ पे जो समथिंग है ये आपका इंस्ट्रूमेंट है और उस इंस्ट्रूमेंट के लिए आपको विद प्रपोजिशन यूज़ करनी पड़ती है, ठीक है। सो डू नॉट ट्रबल योर सेल्फ विद द वरीज एंड एंग्जाइटी ऑफ लाइफ, ठीक है। तो आंसर होगा आपका विद, डू नॉट ट्रबल योर सेल्फ विद
द वरीज एंड एंग्जाइटी. अब ट्रबल योर सेल्फ मतलब समवन विद समथिंग, तो वही वाला मीनिंग यहाँ पे कन्वे हो गया, राइट. सो दिस इज़ ऑल इन दिस पर्टिकुलर वीडियो. अगर आपको इसकी PDF चाहिए यू कैन गो ऑन दिस टेलीग्राम लिंक, डिस्क्रिप्शन में भी यहाँ से आपको मिल जाएगा. सो दिस इज़ द फीडबैक मैकेनिज्म. अगर आप CAPF पेपर 2 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, सो वी लॉन्च्ड वन पर्टिकुलर कोर्स. CAPF 2023 की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए हमने एक स्पेशल कोर्स चलाया जो कि डेडिकेटेडली पेपर 2 की प्रिपरेशन में आपको बहुत ज़्यादा एज क्रिएट करेगा, राइट. इफ़ यू आर इंटरेस्टेड, अगर आपको हमारी इंटरप्रिटेशन अच्छी लग रही है, इफ़ यू लाइक अवर ऑनेस्टी, तो यू कैन ज्वाइन दिस बैच, ठीक है. सो थैंक यू.